गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम लोग को याद रहेगा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके थे डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ चुके थे, दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो प्लानिंग है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले देखो, हम लोग जो प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग का एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। बिकॉज विदाउट प्लानिंग, या अगर हम लोग के पास कोई प्लानिंग नहीं रहेगा या हमारे पास अगर कोई गोल नहीं रहेगा, विदाउट गोल देयर विल बी नो प्लानिंग। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं, अगर तुम्हें दिमाग में नहीं है कि चलो हम लोग को ट्रेन इतना बजे है, जब हम लोग वाइजैक जा रहे थे, राइट, कि हम लोग का ट्रेन इतना बजे छूटने वाला था, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना था कि चलो 3:30 बजे अगर ट्रेन छूटने वाला है तो हम लोग को सबको 3 बजे तक रेलवे स्टेशन में पहुंच जाना है, नहीं तो हमारा ट्रेन छूट जाएगा। अब 3 बजे तक रेलवे स्टेशन में पहुंचना है तो तुम्हारा प्लानिंग था कि चलो 3 बजे तक पहुंचना है तो मुझे घर से 2 बजे निकल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो तुम्हारा एक तो प्लानिंग होता है, मैंने होता है कि नहीं, उस गोल में पहुँचने के, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। इसीलिए लक्ष्य होता है तभी प्लानिंग होगा, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो लक्ष्य भी तुम्हें अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है, इन फैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रैटेजी दैट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कंट्रीज स्केयर रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस विथ अ व्यू टू अचीव अ गिवन सेट ऑफ गोल, दिस गोल ऑफन रिलेटेड टू ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को, क्लियर हो रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे मैंने इससे पहले भी हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि आवर रिसोर्सेज इज़ वेरी स्केयर बट आवर वांट डिमांड इज़ अनलिमिटेड। सो ये जो स्केयर रिसोर्सेज है इसको बहुत अच्छे तरह से हमें एलोकेट करना पड़ेगा विद इन द कंट्री। एंड ये एलोकेशंस करने के लिए हमें प्लानिंग तो चाहिए ही। सोचो यहाँ इतना ज़रूरत है वहाँ दे दिया, किसी और एक जगह पे ज़रूरत है तो हम लोगों ने वहाँ दे दिया, फिर लास्ट में देखा जाएगा किसी और जगह पे ज़रूरत है बट हमारे पास है ही नहीं। उससे अच्छा सबको थोड़ा सा जैसे जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिवाइड कर दे, तो सबको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। सोचो तुम्हें 2 केला खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, मेरे पास 5 केला है, तो तुम आए तो मैं तुम्हें पहले 3 केला दे दिया, और एक जन आए तो उसको मैं 2 केला दे दिया, और एक जन आए तो मेरे पास तो केला ही नहीं बचा। उससे अच्छा सोचो तुम बड़े हो तो तुम्हें 2 केला दे दिया, और एक जन है तुम्हारे क्लास का तो उसे 2 केला दे दिया, उससे एक जन छोटा है तो मैं उसे और एक केला दे सकता हूँ कि नहीं। ये तब कर सकता हूँ अगर मुझे मालूम है कितने स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ केला है, मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मेरे पास पहले से प्लानिंग होता तो मैं ये कर पाता, अगर मेरे पास प्लानिंग नहीं होता तो एलोकेशंस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, कोई भूखा रह जाएगा तो कोई ज़्यादा खा लेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से हमारा जो प्लान है, जो गोल सेटअप हुआ, ठीक है ना, वो गोल्स 2 टाइप के सेटअप हुए, एक लॉन्ग पीरियड्स ऑफ गोल, एक तुम्हारा शॉर्ट पीरियड्स ऑफ गोल। लॉन्ग पीरियड्स ऑफ गोल किस लिए था, लॉन्ग पीरियड ऑफ गोल जो था वो लंबे समय के लिए था, ठीक है ना, दैट वाज इंक्लूडेड इन आवर 5 years प्लानिंग, ठीक है ना। लॉन्ग जो पीरियड्स ऑफ गोल होता है, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ गोल्स जो होता है, दे आर बेसिकली फॉर तुम्हारा किस लिए होता है। देखो यहाँ पर है, लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमनली टू ऑल द 5 years plans and therefore generally studied as common goal of 5 years plan और objectives of planning। जो हमारा शॉर्ट पीरियड गोल्स होता है वो तुम्हारा स्मॉल समय के लिए होता है। सोचो 1-2 साल के लिए हुआ, या कुछ समय के लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग किए, कुछ गोल सेटअप किए, जैसे अभी लॉकडाउन है, ये थोड़ी ना लॉन्ग टर्म्स गोल है, ये हमारा शॉर्ट पीरियड गोल है। चलो अभी लॉकडाउन कर लेते कुछ समय के लिए, सो दैट हमारा ये कोरोना वायरस जो है वो बाहर तक ना फैल सके। ये हमारा गोल क्या है कि कोरोना वायरस ज़्यादा फैल ना सके, उसको रोकना है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया। प्लानिंग क्या किया, प्लानिंग हम लोगों ने किया लॉकडाउन किया। समझ में आ रहा है क्या है। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोई भी कंट्री या देश को अगर ग्रो करना है, ठीक है ना, उसके जीडीपी को ग्रो करना है। अगर तुम्हारा जीडीपी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है कि नहीं। जीडीपी अगर ग्रो होगा तो उसे हमें ये पता चलेगा चलो देश के आउटपुट ग्रो हो रहा है, मतलब कंट्री तुम्हारा ग्रो कर रहा है।
इट इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, लेवल ऑफ आउटपुट में अगर इंक्रीज आया, लेवल ऑफ आउटपुट में इंक्रीज कब आएगा? जब तुम्हारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी तुम्हारा इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं? अगर ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हारा इंक्रीज हुआ, तब तुम्हारा जीडीपी इंक्रीज हुआ। ये जो इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका जो फ्लो अगर ये कंसिस्टेंसी रहा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हम लोग बोलेंगे यस देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट हमारा अगर जीडीपी में ग्रोथ हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी डेफिनेटली होगा। दैट मीन्स इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सवाल आता है, ठीक है सर आपने कह दिया कि जीडीपी ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो हम लोग जीडीपी ग्रो कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन इंक्रीज आवर जीडीपी? ठीक है कि नहीं? ये जीडीपी जो इंक्रीज हो सकता है इट्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग। वो क्या क्या है? एक है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना? थ्रू द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब प्रोडक्टिविटी को कैसे यूज कर सकते हैं? सोचो तुम एक स्वेटर बना रहे हो हाथ से और मैं किसी और से स्वेटर बना रहा हूँ मशीन से, तो कौन पहले बना के देगा? ऑब्वियसली मशीन वाला पहले बना के देगा, बिकॉज उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट? अच्छा, ये दो तो मेन कॉमन हो गया, बट इसके अलावा भी हम लोग जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हमें रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाए, अगर हम लोग मोर एंड मोर रिसोर्सेज डिस्कवर कर सके, तो हमारा रिसोर्स बेस्ड बन जाएगा कंट्री। रिसोर्स बेस्ड हो जाएगा तो इनपुट विल बी मोर, तो आउटपुट डेफिनेटली विल बी मोर। या हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ा मतलब आउटपुट बढ़ा, राइट? पर इनपुट तुम्हारा आउटपुट जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा राइज इन जीडीपी होगा। क्लियर? समझ में आया इतना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है समझो। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल the people who are able to work and willing to work at the market wage rate are getting work। ठीक है ना? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, समझ में आ गया? फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें सोचो तुम काम करने की इच्छा रखते हो, ठीक है ना, और मार्केट में जो रेट चल रहा है, अभी जो वेज रेट चल रहा है, उस वेज रेट में भी तुम काम करना चाहते हो। ठीक है कि नहीं? इसलिए बोला है द सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो जो काम करने का क्षमता रखता है, ठीक है ना, एंड विलिंग टू वर्क एट अ मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। मार्केट का जो वेज रेट, सोचो हमारे यहाँ पर चल रहा है पर डे 200 रुपीज़, पर डे 200 रुपीज़। अब मैं पर डे 200, मैं एक तो मुझे काम करने का क्षमता है, आई एम एबल टू वर्क, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आई एम रेडी टू वर्क इन 200 रुपीज़ पर डे वेज। अगर मैं दोनों कंडीशंस फुलफिल करता हूं तो हम लोग कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है? इसका मतलब क्या हो रहा है? जो लोग काम करने का क्षमता रखते हैं, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। ठीक है कि नहीं? तो ये जो एम्प्लॉयमेंट देने की जो प्लानिंग है, ये एम्प्लॉयमेंट देके गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना कोई फ़ायदा। यहाँ पर फ़ायदा होगा पब्लिक को, सोसाइटी को। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? दिस इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ देखो, दिस इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है ना? देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ये फोकस करता है। अब नेक्स्ट बात आता है, सर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ होता है मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे ग्रोथ में अगर पार्टिसिपेट करेंगे। अब सोचो मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन जब होता है, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे तो क्या होगा? उसमें
बराबर से फ्लो चलेगा एक के बाद एक। और सोचो कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, एक स्टूडेंट बार बार पार्टिसिपेट किया है, तो मेरे क्या होगा, वो प्रोग्राम थम जाएगा क्योंकि वो तैयार होने जाएगा, फिर वो तैयार नहीं हुआ है तो ब्रेक आ जाएगा। अगर अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग बच्चे हैं तो प्रोग्राम क्या होगा, रुकने का जगह ही नहीं है। समझ में आया? या सोचो कोई एक काम हम लोग कर रहे हैं, अब घर में कोई काम है, अगर घर का हर एक आदमी अगर काम करने के लिए रेडी हो और अपने अपने काम, जैसे अभी लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन में अगर तुम्हारे पापा, तुम्हारी सिस्टर, घर में जो भी है, अगर सोचो एक घर में एक सास है, एक ससुर है, उनका बेटा है, उनके बहू है, ठीक है कि नहीं, और उनके मैंने वो जो औरत है उनका ननद भी है, मतलब लड़के का बहन भी है, ऐसे सब है। और सोचो अभी लॉकडाउन में तो सब घर के अंदर है। अब सोचो इन दिस सिचुएशन, अगर जो तुम्हारी कोई भी घर वाले काम करना नहीं चाहेंगे तो क्या उस घर के काम इतनी साफ सुथरी और बहुत जल्दी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बट वहीं अगर हर एक आदमी कुछ ना कुछ काम को बांट ले आपस में तो क्या होगा, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। दैट मीन्स मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तभी वहाँ पर ग्रोथ होगा। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो बेनिफिट होगा, ठीक है ना, ये तुम्हारे पूरे सोसाइटी में इस बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को इसका बेनिफिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा ना, हमारे देश को ग्रोथ भी होगा एज वेल एज हमें सोशल जस्टिस भी मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी? देखो, इक्विटी बोलने से क्या समझते हो, दिमाग में सोच ले कुछ। इक्विटी बोलने से क्या होता है? इक्विटी मतलब इक्वल, इक्वल बिफोर लॉ हम लोग ने जो बोला है। अगर सोचो जो बेनिफिट है ये सिर्फ कुछ लोगों को ही सोसाइटी के मिले, बाद बाकी लोगों को बेनिफिट ना मिले, तो क्या ये अच्छा होगा? क्या ये ग्रोथ कहलाएगा? ये ग्रोथ नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन द सोसाइटी वेयर रिच टेंड्स टू बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल ऑफ द लाइफ। अगर ऐसा कोई सोसाइटी हुआ जहाँ पर अमीर अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब बनता जा रहा है, ऐसा आ रहा है कि उसको खाने पीने के लिए भी उसे समय नहीं, माने उसको सामान भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या उस कंडीशन में हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पर तुम्हारा ग्रोथ हुआ? नहीं हुआ। इन दिस सिचुएशन उस कंट्री या उस सोसाइटी को ग्रो नहीं करा सकता है कोई। यू हैव टू बी इक्वल, इक्विटी होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो मैं बोल रहा था कि ये जो बेनिफिट, ठीक है ना, ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना, ये जो ग्रोथ होगा सोसाइटी में, ये तुम्हारा हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इक्वली मिलना चाहिए, राइट। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं होगा कि रिक्शा वाला कम पढ़ा लिखा है तो उसको भी वही सैलरी मिलेगा जो एक इंजीनियर को मिलेगा, वैसा नहीं है। जो अपने काबिलियत के हिसाब से जो जितना कमा सके, ठीक है कि नहीं। अगर वो रिक्शा वाले के हिसाब से कमाएगा, इंजीनियर अपने इंजीनियर के हिसाब से कमाएगा, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के हिसाब से कमाएगा, बट कमाने की अपॉर्चुनिटी सबको होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है? वैसे देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। It would imply a situation when a doctor get the same salary as a clerk in the hospital. No society would ever seek a situation like this. ठीक है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जो अभी कहा, मतलब एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। इट वुड इम्प्लाई अ सिचुएशन, अगर ऐसा हो जाएगा, ये हो सकता है क्या? कोई चाहेगा क्या डॉक्टर भी वही सैलरी पाए जो क्लर्क पाए? नहीं ना, अपने अपने हिसाब से तुम्हें पाना चाहिए। इसलिए बोलता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डिफरेंस इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद इन अ सर्टेन लिमिट। डिफरेंस होगा
बट विद इन अ सर्टेन लिमिट, तभी सोसाइटी भी ग्रो होगा एंड सोशल जस्टिस भी तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में क्या आता है। नेक्स्ट हम लोग जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पढ़ेंगे उसमें आता है तुम्हारा मॉडर्नाइजेशंस। मॉडर्नाइजेशंस रेफर टू क्या होता है, जो पुराने जो टेक्निक्स थे उसको अब हम लोग उतार फेंकेंगे एंड वी विल एडप्ट, और हम लोग अपग्रेड करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी। आता है ना फ़ोन में भी बीच बीच में अपग्रेडेशंस करो, ठीक है ना, अपडेट करो, यू हैव टू बी वेरी अपडेट, ठीक है कि नहीं। अब पुराने ज़माने में जैसे चलता, देखो आज अपग्रेड हो गया बोल के हम लोग इस तरीके से भी आज हम लोग क्लास कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग वीडियो कर कर के तुम लोग को भेज रहे हैं। अगर सोचो यह अपडेशन नहीं होता, ठीक है ना, अगर हम लोग एडप्ट नहीं कर पाते मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो आज स्कूल भी बंद, पढ़ाई भी बंद, बच्चे सब अपने अपने घर में रहते। बट हम लोगों ने ये एडप्टेशंस किया है, ठीक है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। इसीलिए देखो आज हम लोग हमारे घर में बैठे हैं, तुम लोग तुम्हारे घर में बैठे हो, और तुम लोग को पढ़ाई हो जा रहा है, कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है, तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख जा रहे हो, राइट। ये ओनली पॉसिबल बिकॉज हमारे पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, हम लोगों ने अडॉप्ट किया है मॉडर्नाइजेशंस को, ठीक है कि नहीं। और हम लोग जानते हैं जब हमारे टेक्नोलॉजी, जब मैं इससे पहले भी तुम लोग को बता रहा था, अगर हम लोग एनहांस करेंगे, अगर हम लोग डेवलप करेंगे, हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाएंगे, तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, हमारा आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन आउटपुट क्या होता है, increases the GDP, and increase in GDP is the growth of the country। क्लियर हो गए। अच्छा, अब और एक तो चीज़ देखो, बहुत ज़्यादा ये मॉडर्नाइजेशन स्टेज में हुआ है, हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशंस देखे हैं, ठीक है ना, इन द केस ऑफ साइंस, ठीक है कि नहीं। साइंस में हम लोगों ने क्या मॉडर्नाइजेशंस देखे हैं, ठीक है ना, हाईटेक हॉस्पिटल्स, हाईटेक इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, हमारे जो लेप्रोस्कोपी होता है, फिर आजकल तो पूरा वैसे ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता है लेप्रोस्कोपी के कारण, राइट। फिर हम लोग का ग्रीन रिवोल्यूशंस हम लोगों ने देखे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है ना, ड्यू टू द हाई टेक्नोलॉजीज, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। आईटी सेक्शन में भी देखे हैं हम लोग, बीपीओ, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं, राइट। टेली कॉल सेंटर, सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग जो यूज़ करते हो, वोडाफोन करो या जियो करो, एयरटेल करो, तुम लोग का बैलेंस कट जाता है, कुछ कट जाता है, तो तुम लोग कॉल करते हो कि नहीं। तो जो लोग कॉल रिसीव करते हैं उसको कहते हैं बीपीओ, बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस। ये भी एक तो मॉडर्नाइजेशन से, और इसमें सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन करता है, ठीक है ना। फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश के एम्प्लॉय को, ये हम लोग जो अगला चैप्टर होगा लिबरलाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस एंड प्राइवेटाइजेशंस, उसमें इस बारे में और डीप स्टडीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं, कि कैसे बीपीओ जो है फंड जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है कि नहीं, कैसे दूसरे कंट्री भी इससे बेनिफिट होता है बीपीओ से, ठीक है कि नहीं। बीपीओ होने से एक कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इट्स ऑल्सो इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे, ये सब हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंट से क्या होता है, आजकल देखो गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि स्मॉल बिजनेस कर लो, मैंने तुम लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स बना सकते हो, पर्टिकुलरली जो फूड ग्रेन्स होता है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़े थे, याद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हाँ, वो सब हो जाता है तुम्हारे इसके अंडर में। क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म्स गोल हो गए, इसको क्लियर करके पढ़ लो, फिर मैं शॉर्ट टर्म्स गोल में आऊँगा। क्लियर हुआ।